फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा विराम चिन्ह के बारे में, जो कि आपके वर्ग 3 के भर्ती में यहाँ पर पूछे जाएंगे और बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। हिंदी के अंतर्गत यह है आपके टॉपिक आएगा विराम चिन्ह, जो कि सभी परीक्षार्थियों को जानना अत्यंत आवश्यक है। अगर आपने भी प्राइमरी शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन किया है और आप चाहते हैं कि आपको सफलता अच्छे नंबरों के साथ मिले, तो यहाँ पर वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। तो यहाँ पर शुरुआत करते हैं। ये विराम चिन्ह की परिभाषा आपके सामने ही है यहाँ पर, और यहाँ पर परिभाषा एक बार बता देते हैं कि जो चिन्ह बोलते या पढ़ते समय रुकने का संकेत देते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। बहुत से चिन्हों के बारे में आप ऑलरेडी पहले से जानते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर बता दें कि कुछ ऐसे चिन्ह हैं जिनको आप जानते हैं लेकिन ये नहीं जानते हैं कि इनका नाम क्या है, इनका उपयोग कहाँ पर होता है। तो कंप्लीट यहाँ पर आपको वीडियो में पूरा कंप्लीट जानकारी मिलेगा। तो विराम चिन्ह से आपके ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। पिछली बार का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, तो यहाँ पर आपको पूरा कंप्लीट बताते हैं। देखिए यहाँ पर विराम चिन्ह के बारे में है कि प्रश्नवाचक और विस्मयादिबोधक वाक्यों को छोड़कर से सभी वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम यहाँ पर फुल स्टॉप जो होता है वो हिंदी में यहाँ पर सीधा लाइन के तरह होता है। अंग्रेजी में एक बिंदी रहती है, लेकिन हिंदी में यहाँ पर ये यहाँ पर देख सकते हैं पूर्ण विराम इसको कहते हैं। लेकिन यहाँ पर ये क्वेश्चन जो प्रश्नवाचक हैं और विस्मयादिबोधक, इनमें अलग चिन्ह लगता है, ठीक। और जो इनके अलावा जो वाक्य होते हैं उनमें सभी पूर्ण विराम होता है जब हमारा वाक्य पूरा हो जाता है, हमारी लाइन पूरी हो जाती है। तो पूर्ण विराम अंग्रेजी में फुल स्टॉप इसी को बोलते हैं, हिंदी में पूर्ण विराम बोलते हैं, और ये उसका चिन्ह है। यहाँ पर आप इसको देख लें अच्छे से, ठीक। फिर दूसरा देखिए अर्धविराम एक होता है, तो जहाँ पूर्ण विराम की तुलना में कम रुकना होता है वहाँ हम अर्धविराम लगाते हैं। इसको अंग्रेजी में सेमी कॉलन बोलते हैं, ठीक। ये ध्यान रखिएगा, ऊपर बिंदी होती है, नीचे जो है कामा होता है, ठीक। कामा इसको बोलते हैं, ठीक। तो जहाँ पूर्ण विराम की तुलना में कम रुकना होता है, पूर्ण विराम यानी पूरी तरह से फुल स्टॉप, उसके बाद हम दूसरा लाइन लिखेंगे नीचे से। यहाँ पर जो अर्धविराम होता है हमारा, तो अर्धविराम में हम थोड़ा सा रुकते हैं, फिर आगे लिखना चालू कर देते हैं या पढ़ना चालू कर देते हैं। तो जहाँ पूर्ण विराम की तुलना में कम रुकना होता है वहाँ पर हम अर्धविराम लगाते हैं। और अर्धविराम का ये चिन्ह यहाँ पर देख सकते हैं, ऊपर बिंदी है, नीचे कामा लगा हुआ है, ये दोनों एक साथ उपयोग होते हैं, इसको अर्धविराम कहते हैं। सेमी कॉलन इसका नाम है अंग्रेजी में। वहीं यहाँ पर देखिए वाक्य में जहाँ बहुत ही कम ठहराव होता है वहाँ पर हम अल्प विराम लगाते हैं। अल्प विराम यानी कॉमा इसको बोलते हैं, अंग्रेजी में कॉमा बोलते हैं, यहाँ बहुत ही कम ठहराव। तो यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर लगा हुआ है, ये इसको देख लें, इसका प्रयोग करते हैं, इसको अल्प विराम कहते हैं। अंग्रेजी में कामा कहते हैं, हिंदी में अल्प विराम कहते हैं, ठीक। तो तीन तो आपको बता दिए यहाँ पर ऊपर। पहला फुल स्टॉप जिसको पूर्ण विराम कहते हैं, यहाँ पर देखिए। दूसरा है अल्प विराम जिसको सेमी कॉलन कहते हैं, यहाँ पर देखिए इसका चिन्ह देख लें। और तीसरा है अल्प विराम जिसको अंग्रेजी में कामा कहते हैं, उसका चिन्ह इस तरह होता है। इन चिन्हों का प्रयोग किया जाएगा। तो ये अल्प विराम होता है, ये कम ठहराव के लिए, बहुत ही कम ठहराव के लिए होता है। फिर है प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह यानी सिग्न ऑफ इंट्रोगेशन, सिग्न ऑफ इंट्रोगेशन का यहाँ पर ये लगाएंगे। ये क्वेश्चन मार्क जिसको बोलते हैं, ये प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में लगता है। शुरू में जब आपको परिभाषा बताए हैं तो वहाँ पर प्रश्नवाचक और जो विस्मयादिबोधक शब्द वाक्य होते हैं उनके अंत में हम जो है तो पूर्ण विराम नहीं लगाते हैं, बाकी सब में लगाते हैं। तो वही चीज़ है यहाँ पर, ये प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में लगता है, ये इस तरह का चिन्ह होता है, इसको अच्छे से देख लें, समझ लें। फिर इसके बाद आता है जैसे हर्ष, घृणा, आश्चर्य, विस्मय आदि भावों को व्यक्त करने वाले शब्दों के साथ जो चिन्ह प्रयुक्त किया जाता है उसे विस्मयादिबोधक चिन्ह यानी सिग्न ऑफ एक्सक्लामेशन कहते हैं। ये विस्मयादिबोधक है, ये यहाँ पर ऊपर डंडा है, नीचे बिंदी रहती है, तो साथ में दोनों लिखे होते हैं एक सीध पर, इसको विस्मयादिबोधक कहते हैं। ये हर्ष, घृणा, आश्चर्य, विस्मय आदि भावों को व्यक्त करने वाले शब्दों के साथ इन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, ठीक। ये हो गया। इसके बाद यहाँ पर देखिए कि किसी लेख, कहानी, उपन्यास, कविता, पुस्तक इत्यादि का शीर्षक लिखने में
एक हरे उदाहरण चिन्ह। तो यहाँ पर देखिए, ये जो लेख लिख रहे हैं या कहानी लिख रहे हैं या उपन्यास लिख रहे हैं या कविता या फिर पुस्तक लिख रहे हैं, तो उसका हम शीर्षक लिखते हैं, यानी जो हम नाम लिखते हैं उस चीज़ का, पाठ का, तो उसको एक हरे उद्धरण चिन्ह यानी यहाँ पर इस तरह से लाइन का प्रयोग किया जाता है। इसको कहते हैं एक हरे उद्धरण चिन्ह। ये यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, और ये कामा लगे हुए हैं, एक एक कामा लगा हुआ है ऊपर, और ये वाले, ठीक। इसको एक हरे उद्धरण चिन्ह बोलते हैं। अब दोहरे में दो दो लग जाएंगे। जब किसी कथन को जैसा का तैसा उद्धत करना होता है, ठीक, तो दोहरे उद्धरण चिन्ह यानी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डबल कामा, यहाँ पर भी डबल कामा, और यहाँ पर ये लाइन है, तो ये दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। लेकिन ध्यान रखना है, किसी कथन को जैसे का तैसा उद्धत करना होता है, यानी सेम, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाता। ज़्यादातर इसमें ये परिभाषाओं के में रहता है कि डबल और ये, ठीक, ध्यान रखिएगा। फिर है अगला है कि जब किसी विवरण को प्रारंभ करना होता है अथवा किसी कथन को विस्तार देना होता है, तब हम विवरण चिन्ह लगाते हैं। जब किसी विवरण को प्रारंभ करना होता है यानी शुरू में, अथवा किसी कथन को विस्तार देना होता है, तब हम विवरण चिन्ह लगाते हैं। विवरण चिन्ह देख लीजिए, ये दो बिंदी रहती हैं जिस प्रकार अनुपात में रहती हैं, और ये एक लाइन रहती है, इसको हम विवरण चिन्ह कहते हैं। यहाँ पर इसको आपने प्रयोग किया होगा, लेकिन मुझे उम्मीद है आप इसका नाम नहीं जानते रहे होंगे। ये विवरण चिन्ह कहलाता है इस तरह से, ठीक, डबल बिंदी के साथ एक लाइन यहाँ पर रहती है। इसको प्रारंभ में या फिर कथन को विस्तार देने के लिए उपयोग करते हैं। फिर है यहाँ पर देखिए, किसी शीर्षक को उसी के आगे स्पष्ट करने में अपूर्ण विराम का प्रयोग होता है। कोई शीर्षक है, शीर्षक यानी टाइटल बोलेंगे अंग्रेजी में, या पाठ का नाम वगैरह है, तो उसी के आगे स्पष्ट करने में, यानी एक बार हमने लिख दिया, फिर उसी को और सरल भाषा में लिखने के लिए ये अनुपात का प्रयोग हम कर लेते हैं। इसको बोलते हैं अपूर्ण विराम, ठीक, ये अपूर्ण विराम है। यहाँ पर अंग्रेजी में इसको बोलते हैं कॉलन, और हिंदी में अपूर्ण विराम, ये डबल बिंदी का रहेगा, ठीक। फिर यहाँ पर देखिए कि दो विलोम शब्दों के बीच द्वंद्व समास, दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच योजक चिन्ह यानी हाइफन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि द्वंद्व समास में किया जाता है, राजा रानी, रात दिन, तो रात के बाद यहाँ पर ये हम इसको योजक चिन्ह बोलते हैं। इसको अंग्रेजी में हाइफन बोलते हैं, या योजक चिन्ह बोलते हैं, या फिर डैश बोलते हैं, ठीक। तो योजक चिन्ह है ये, यहाँ पर इस तरह से इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए रात दिन, ये द्वंद्व समास का उदाहरण है, और रात के बाद यहाँ पर ये लगा हुआ है योजक चिन्ह या हाइफन, और माता पिता, घर घर, रात रात, दूर दूर इत्यादि, यहाँ पर ये देखिए बीच में इनमें लगा हुआ है ये चिन्ह, ठीक। ये चिन्ह का प्रयोग यहाँ पर किया गया है, इसको बोलते हैं योजक चिन्ह, वो इस तरह से होता है। तो हमने सभी चिन्हों के बारे में देख लिया है, और मुझे उम्मीद है कि ये चिन्ह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे, ठीक। तो ये चिन्ह अच्छे से ध्यान रखिएगा। ये जो कुछ हैं उनके नाम, जैसे ये योजक चिन्ह है, इसका नाम योजक चिन्ह हाइफन इसको बोलते हैं, और इसके ऊपर वाला ये जो है अपूर्ण विराम, ये अनुपात में रहता है, और ये जो है विवरण चिन्ह है। इनका देखिएगा, ये दोहरे उद्धरण चिन्ह है, यहाँ पर ये एक हरे उद्धरण चिन्ह है, यहाँ पर एक कामा के साथ है। विस्मय बोधक जानते हैं, क्वेश्चन मार्क जानते हैं, इसको प्रश्नवाचक कहते हैं। अर्ध विराम देख लीजिए, ये है सेमीकोलन, अर्ध विराम है। पूर्ण विराम तो आप जानते हैं, फुल स्टॉप। तो आज हमारा टॉपिक था जो है आपका ये चिन्ह वाला, तो विराम चिन्ह। तो यह मुझे उम्मीद है समझ गए हैं, और आगे की स्टडी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपका एग्ज़ाम अच्छे से जाए उसके लिए यहाँ पर सभी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिले तो घंटी के चिन्ह को दबाइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो पर, धन्यवाद।